उत्तर गुजरात में बड़नगर एक बहुत बड़ा टाउन है और फुट हिल्स में है, अरावली और कोस्ट के बीच में। रुपेन नदी हमें दिखाई देती है। साबरमती नदी आज 14 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ा आगे जाओ तो समुद्र है। बहुत बड़ा आपने कुछ देर पहले वडनगर को आकाश की ऊंचाइयों से देखा, पर इसका असल इतिहास तो धरती की गहराइयों में छुपा है। इतना गहरा कि कल्पना नहीं की जा सकती, और अति विशेष इसलिए क्योंकि ये भूमि अपने शुरुआत से लेकर आज तक कभी मानव रहित नहीं हुई, जीवंत रही। कोई बड़ा शहर या महानगर नहीं, एक छोटा सा नगर है वडनगर, पर इसका इतिहास बड़े बड़ों से बड़ा। भारत के मदुरै, उज्जैन, पाटलिपुत्र, इंद्रप्रस्थ और जो आज के समय का उत्तर गुजरात है, और इसी क्षेत्र में बसा है वडनगर, जिसे आनर्तपुर भी कहा गया है। आनर्त क्षेत्र और आनर्तपुर, ये संयोग है या कोई जुड़ाव, ये खोज का विषय है। सन 1947 में हुए भारत विभाजन के बाद मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तक्षशिला, पुष्कलावती ऐसे कई ऐतिहासिक स्थल और 10वीं शताब्दी के बाद की जानकारी के कोई प्रमाण नहीं थे। ये खोज दुर्ग में बसे वडनगर के बाहर की गई थी, तो माना गया कि अनसुलझे पहलू शायद नगर के भीतर छुपे हों। पर शहर में उत्खनन कैसे किया जाता, क्योंकि घनी बस्ती में खुदाई के लिए जगह ही नहीं थी। एक्सकेवेशन को रोक दिया गया। पर इतिहास स्वयं को सामने लाना चाहता है तो किसी न किसी रूप में ले ही आता है। सन 1992, 40 वर्षों बाद खेत में जुताई के दौरान एक चांस डिस्कवरी हुई, जिससे वडनगर में बड़े स्तर पर बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेषों की चर्चाएं होने लगी। बोधिसत्व की एक मूर्ति मिली। वहाँ नेशनल म्यूजियम में भी देख सकते हैं। उसका साइज इस मूर्ति से काफी बड़ा है। वडनगर से मिली हुई मूर्ति में अभिलेख लिखा हुआ है। पढ़ा गया तो यह पता चला कि यह संबती भिक्षुओं का एक चैत्य है, जिसके लिए मूर्ति लाई गई थी। ह्यूएन सांग एक चाइनीज यात्री थे, जिन्होंने बौद्ध विचारधारा और धर्म को अपनाकर भारत में अकेले ही कई बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया, जैसे वल्लभी और नालंदा विश्वविद्यालय। 7वीं शताब्दी यानी आज से लगभग 1300 वर्षों पहले आनंदपुर भी उस यात्रा का एक अहम रैम्पर्ट के ऊपर बना ये ईंटों से निर्मित फोर्टिफिकेशन वॉल 1st सेंचुरी सीई से बना हुआ है। 1st सेंचुरी सीई से लेकर तकरीबन 17-18 सेंचुरी तक इसमें बहुत सारे एडिशंस, अल्टरेशंस, मॉडिफिकेशंस हुए हैं। जब से बना उसमें ओरिजिनल ये स्क्वायर थे और उसमें एक टेपर होती थी, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पूरी टेपर है इसमें। तो टॉप में जाके जो है राउंड हो जाता है। ये अलग अलग पीरियड का जो वास्तु शास्त्र है उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। लगभग 2200 सालों का खुदाई में मिला फोर्टिफिकेशन वॉल भारत में दिख रहे एविडेंसेस के बेसिस पर वाला इलाका है। वहाँ लगता है बस्ती बस रही है। करेंटली जिस एरिया को हम लोग कीर्ति तोरण एरिया बोलते हैं, बहुत ही फ्लरिशिंग एरिया था, मार्केट ग्रो कर चुका था।
इसमें सेग्रीगेशन हो रहा है, ड्राफ्ट स्पेशलाइजेशन हो रहा है। एकदम सिंपल इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के आधारित, उसमें से एक क्राफ्ट बेस्ड एक सिटी के रूप में उसका निर्माण धीरे धीरे होने लगता है। 2006 में वडनगर में उत्खनन की शुरुआत बौद्ध समुदाय से जुड़े अवशेषों की खोज के लिए हुई थी, पर मिल रहे आर्टिफैक्ट से जब इतिहास के तार जुड़ते गए तो इस खोज के मायने भी बदलते गए। वर्षों से रहस्य रही अब जिस खोज की ओर हम बढ़ रहे हैं, यदि वो नहीं होती तो शायद वडनगर का सदियों पुराना इतिहास हमारे सामने नहीं आ पाता। नगर के भीतर हुए इस उत्खनन से जो साक्ष्य सामने आए वो 1300 वर्षों पहले लिखे गए शब्दों का चित्रण थे। अतिथि देवो भव। Somewhere around the time of the Mahaparinirvana of the Buddha, the news and ideas of Buddhism may have reached here. Real study of religion, like Buddhism, can only be done by looking at the archaeological evidence. पहला हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि बड़नगर में जो है कि बुद्ध मोनेस्ट्री ढूंढी जाए। फिर हमें लगा बाहर से पहले हम अंदर देखते हैं, तो लकीली घासकोल जो एरिया है वो गवर्नमेंट का था। फिर उसको साफ सफाई की और वहाँ के लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि ये कहाँ से आगे कचरा साफ करने वाले। शुरू में हमें मतलब वहाँ से एक गणपति बापा का एक छोटा सा मूर्ति मिल रही है। एक शुभ मुहूर्त ऐसा हो गया, ऊपर से 2-3 मीटर तक तो केवल डिस्टर्बेंस था। 2 मीटर नीचे जा करके एक्चुअल जो प्लान में जो दीवारें थी वो दीवारें मिलना शुरू हो गई। तो लकीली हमें वहाँ बुद्ध का एक छोटा सा जो है एक प्लेट है और उसमें एक सीन है, एक मंकी जो है। कहते हैं कि ये घटना बुद्ध के निर्वाण से पहले वैशाली में घटी थी और उसने हमारा पूरा फर्म कर दिया कि ये मोनेस्ट्री बहुत दी है, मतलब उसके अलावा कुछ हो नहीं सकती है। तीन विकास के इसके चरण मिलते हैं यहाँ पर। पहली मोनेस्ट्री है, उसमें 9 सेल है, बीच में एक छोटा सा ओपन कोर्ट यार्ड है और उसके चारों तरफ ये सेल्स हैं, तो ऐसे 9 सेल्स हैं। और साउथ की तरफ इनका मंदिर था और उसके आगे उत्तर में जो है ना दोनों तरफ स्तूप है। इसका ये सेंट्रल डिजाइन देखे हैं, बीच में एक स्वस्तिक का आकार बनता है। It is built in the swastika shape for easy access of different parts of the monastery. Stupa is a funerary mound and Vihar is a sort of Buddhist temple. आपको मथुरा स्टाइल के भी इन्फ्लुएंस मिलेगा और गंधार का भी मिलेगा। ऐसी ही मोनेस्ट्री बड़नगर से 1700 किलोमीटर दूर बिहार में वैशाली एक्सकवेशन से मिली थी। So it must have been obviously one of the most important monastic institutions in Gujarat. प्रश्न ये था कि ये मोनेस्ट्री शहर के अंदर क्यों है, क्योंकि किले के अंदर जनरली होती नहीं है मोनेस्ट्री। हमने जितने भी मोनेस्ट्री देखी है, एक तो आइसोलेशन में है या जंगलों में पहाड़ों में है या पानी के किनारे। बौद्ध मूर्ति मिली थी, इस मोनेस्ट्री के ठीक साउथ में मिली थी। उस पर लिखे इंस्क्रिप्शन के ट्रांसलेशन में हमें लगा कि कुछ मिसिंग है। उसका जवाब मिला हमें जो है 2016 में। पहले जो उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ था जो लिपि का, उन्होंने पढ़ा सम्मतीय, एक 100 होना चाहिए, फिर मौ होना चाहिए, पर आप देखेंगे उसको पहला भी 100 है, दूसरा भी 100 है। Inscription basically means the Samitya sect nun of Chaityakuti donated this image of the Bodhisattva to the elders of the Sangha. Security and safety of the nuns may have become an issue, and as a result,
The monastery is built within the fortification walls of the city. खासकोल मोनेस्ट्री के आसपास में जब खुदाई का हमारा एक क्षेत्र था, उसमें एक कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए पीरियड 3 के डिपॉजिट से। वो महिला के कंकाल है। इनकी जो एंसेस्ट्री है वो M36 है। M36 काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है हमें गुजरात में, बहुत ज्यादा डीपली रूटेड है वडनगर के लोगों से। घासकोल मोनेस्ट्री भिक्षुओं के लिए बनी हुई है। उसी मोनेस्ट्री के जस्ट पास में इस तरह के अवशेष उसी लेवल से मिलना अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। एक अक्षर के बदलने से पूरा अर्थ बदल गया और मॉनेस्ट्री के पास मिले महिला के कंकाल ने पूरी गुत्थी ही सुलझा दी। विज्ञान जितना जटिल है, इतिहास उतना ही कुटिल। ये हमें किसी भी पल अचंभित कर सकता है। इन दोनों का संगम नहीं होता तो कभी पता ही नहीं चलता कि यह संघाराम बौद्ध भिक्षुणियों के लिए बना था। इस पहले बौद्ध संघाराम का मिलना बहुत बड़ी सफलता थी। ह्यूएन त्सांग द्वारा वर्णित आनंदपुर के संघारामों की झलक वडनगर में दिखने लगी थी। बौद्ध समुदाय ने बसने के लिए हमेशा ऐसे स्थानों को चुना है जो व्यापारिक और मुख्य मार्गों से जुड़े हों और समृद्ध हों। वडनगर हर प्रकार से उनके लिए उपयुक्त था। इस सफलता ने टीम को नई ऊर्जा दी। एएसआई के प्रयासों से वडनगर की भूमि में छुपे और अवशेष सामने आने लगे। टाउन के उत्तर पूर्व दिशा के कॉर्नर में शर्मिष्ठा के किनारे शहर के पेरिफेरल एरिया में ईंटों से निर्मित स्तूप बनाया गया है। यह आज से करीब 2000 साल पुराना है और तकरीबन 5 मीटर इसकी हाइट है। महत्वपूर्ण जो एविडेंसेस मिले हैं अगेन 34 सीलिंग यानी मिट्टी की बनी हुई मुद्रांक, जिसमें नमः सर्वज्ञाय लिखा हुआ है। देवनी मोरी के महास्तूप से जो रिलिक कास्केट में उनके जो एविडेंसेस मिले हैं, उस रिलिक कास्केट को हम देखते हैं, उस पर लिखे हुए अभिलेख की शुरुआत नमः सर्वज्ञाय से होती है, यानी सर्वज्ञ को नमन। तो उस तरह के सीलिंग वडनगर से प्राप्त हुए हैं। शहर के बाहर भी बुद्धिज्म से रिलेटेड एक्टिविटी का निर्माण होना शुरू हुआ है। अंबाजी कोठा लेक से मिले हुए एलिप्टिकल स्ट्रक्चर, कैप्सूल नुमा एक स्ट्रक्चर है, प्रदक्षिणा पथ जिसमें बना है, एंड उत्तरी दिशा से आने के लिए एक प्रवेश द्वार बना हुआ है। हम प्रदक्षिणा पथ पर चल रहे हैं। ये जो इनर एलिप्टिकल स्ट्रक्चर है, इसे हम डिफरेंट स्टेजेस में देखते हैं, लोअर वन, मिडल वन, अपर वन। इसकी बनावट और सराउंडिंग स्ट्रक्चर को देखते हुए लगता है कि यहाँ एक बड़ा विहार रहा होगा। इस एलिप्टिकल स्ट्रक्चर के साथ 2 डिफरेंट लेवल्स पे हमें स्तूप के एविडेंसेस मिले हैं। ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, स्क्वायर स्ट्रक्चर विद एनक्लोजर वॉल, जिसमें स्क्वायर प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहाँ पे कभी कुछ महत्वपूर्ण अवशेष रखे गए हैं। बुद्धिज्म फर्मली रूट हो चुका है वडनगर के भीतर पेरिफेरल एरिया में एंड बाहर वाटर बॉडीज के नजदीक। जिस तरह से ह्यूएन त्सांग ने 10 संघाराम के बारे में बात किया है, एक ही जगह पे इतने सारे संघाराम की संख्या होना, इसकी खोज बाकी थी। 2000 वर्षों पुराने बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेषों ने आज वडनगर को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी है। वैसी ही पहचान गुप्त साम्राज्य ने अपने शासन के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप को दी थी। उस समय को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। वडनगर गुप्त काल को छूता हुआ आगे बढ़ रहा था और नागर समुदाय वडनगर की ओर। मैत्रक राजवंश आरंभ हुआ और धर्म के साथ साथ ज्ञान का भी वडनगर ने मुट्ठी खोलकर अंगीकार किया। मैत्रक जो थे वो गुप्तों के वेसल्स थे, लेकिन बाद में वो लोग जब गुप्तों की पावर कम हो गया तो वो सब स्वतंत्र बन गए। मैत्रक पीरियड में ऐसे 18 दान पत्र यानी लैंड ग्रांट हैं, जिनमें 6 में आनंदपुर का नाम है और बाकी में आनंदपुर का नाम है। जो आनंदपुर का ब्राह्मण है उसको दान दिया जा रहा है। ये समय ऐसा है कि जहाँ अलग अलग जगह से अलग अलग धर्म के लोग आके रहना उन्होंने
शुरू किया है। अफगानिस्तान के वहाँ पे एक खैबर पख्तूनख्वा की एक प्रजा है, कलश प्रजा जिन्हें कहा जाता है, गुजरात में आए और वडनगर में आके बस गए। ये जो ब्राह्मण थे आनंदपुर के, वो नागर ब्राह्मण थे। जब ये लोग नगर में रहने लगे और जब नगर से बाहर निकल के और जगहों पे गए तो नगर से आए हुए लोग मतलब नागरों का एक प्रतीक है जिसे कलम, कड़छी और बर्छी कहते हैं। नागर विद्या में पारंगत थे, वो सरस्वती पूजक माने जाते थे। बर्छी ये बहादुरी का सिंबल है। नागर खाना बनाने की कला में भी निपुण होते हैं, तो ये कड़छी ये उसका सिंबल है। शिव उपासना उनका सबसे बड़ा धर्म रहा है। हाटकेश्वर ये उनके इष्ट देवता माने जाते हैं। भारत जैसा विश्व में कोई देश नहीं जिसके हृदय में एक साथ इतनी संस्कृतियां समान रूप से वास करती हों। ऐसा कहा जाता है कि ऋषभदेव भगवान ने कई बार वडनगर से पालीताना की यात्रा की है। उस समय के साहित्य और ग्रंथ देखिए, वे बार बार इशारा कर रहे हैं कि ये कठिन समय आ चुका है। Sindh and Gujarat are invaded by Muhammad bin Qasim in 711. Places like Vadnagar must have faced the attack immediately. This is a time period when Yuan Sang visited India. He writes there is de-urbanization phase. Collapsing of the cities, towns were not being maintained. एक अर्थक्वेक का इवेंट 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। हिमालय जैसा ऊंचा किला था, पाताल तक उसकी जड़ें जा रही थी और आज वो खंडर में बदल चुका है। सुजात खान ने मोहम्मद मुबारिस बाबी को हाटकेश्वर मंदिर तोड़ने के लिए भेजा था। इतने सारे जो वुडन स्ट्रक्चर्स जलने के बाद जो ऐश आया था, उसके ऊपर वडनगर फिर से फिनिक्स की तरह राइज हुआ है। वडनगर में अब भी ऐसे कितने रहस्य छुपे हैं जिन्हें इतनी व्यस्त बस्ती में ढूंढ पाना नामुमकिन है, पर ये भूमि अपने इतिहास से कभी भी अचंभित कर सकती है।